नमस्कार साथियों, मैं हूं अमनदीप सिंह और आप देख रहे हैं एनपीएस बुलेटिन। आज की बुलेटिन में हम जानेंगे कि वैज्ञानिकों का ग्लोबल वार्मिंग को लेकर क्या कहना है। देखेंगे तमिलनाडु सरकार ने समुद्री गाय को संरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। सुनेंगे उड़ीसा राज्य में हाथियों की मौत का क्या कारण रहा है। बात करेंगे किन 3 हीटवेव हॉटस्पॉट में एक्शन प्लान विकसित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। आखिर में नज़र डालेंगे किस राज्य की राज्यपाल ने अपना इस्तीफा सौंपा है। चलिए अब सुनते हैं हमारे साथियों से और बढ़ते हैं खबरों के सिलसिले की ओर। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा शोध का विषय है। इसके समाधान के लिए वैज्ञानिक अलग अलग उपाय देते रहते हैं। इसी क्रम में वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए ईंधनों को इस्तेमाल करने के पैमाने निश्चित किए हैं। सुनते हैं इस खबर के बारे में हमारे साथी स्नेहा और मिलन से। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए लगभग 60% तेल और गैस भंडार और 90% कोयला जमीन में रहना चाहिए। पूर्वानुमान वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और मांग के निकट विश्लेषण पर आधारित है। उन्होंने भविष्य का एक परिदृश्य चित्रित किया है जिसमें पहले के अनुमान की तुलना में जीवाश्म ईंधन के निष्कर्षण के लिए बहुत कम जगह बची है। वैज्ञानिकों का कहना है कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने से दुनिया को जलवायु परिवर्तन के सबसे खतरनाक प्रभावों से बचने में मदद मिलेगी। वैश्विक स्तर पर शोधकर्ताओं ने गणना की कि जीवाश्म ईंधन का उत्पादन 2020 में चरम पर रहा और वर्ष 2050 तक प्रत्येक वर्ष में 3% की लगातार गिरावट होगी। Almost 60% of oil and gas reserves and 90% of coal must remain in the ground to keep global warming below 1.5 degrees Celsius, scientists say. The forecast is based on close analysis of global energy supply and demand. They have painted a scenario of the future that leaves much less room for fossil fuel to be extracted than previously estimated. Scientists say that limited the global temperature rise to 1.5 degrees Celsius should help the world avoid the most dangerous effect of climate change. Globally, the researchers calculated production of fossil fuels needed to have peaked in 2020 and be on a steady decline of 3% every year until 2050. बदलती दुनिया में जानवरों का विलुप्त होना एक आम बात हो चुकी है, इसलिए जानवरों को संरक्षित करना सरकारों की प्राथमिकता बन चुकी है। देखते हैं तमिलनाडु सरकार ने इस पर क्या कदम उठाए हैं। हमारे साथी साक्षी और आंचल से। तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि पाक खाड़ी में जल्द ही 580 वर्ग किलोमीटर का डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। डुगोंग डगान, जिसे समुद्री गाय भी कहा जाता है, एक शाकाहारी स्तनपायी है। वे 3 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। उनका वजन लगभग 300 किलोग्राम होता है और वे लगभग 65 से 70 वर्षों तक जीवित रहते हैं। समुद्री घास पर चरते हैं और सांस लेने के लिए सतह पर आते हैं। The Tamil Nadu government has announced that a 580 square kilometer dugong conservation reserve will be soon set up in Phag Bay. The dugong, also called the seagull, is a herbivorous mammal. They can grow up to 3 meters long, weight about 300 kg and live for about 65 to 70 years, grazing on seagrass and coming to the surface to breathe. अब जानते हैं उड़ीसा राज्य में हाथियों की मौत का कारण क्या है। हमारे साथी अंशिका और सिंपल से।
उड़ीसा में 2018 से 31 अगस्त 2021 तक कुल 282 हाथियों की मौत हुई। राज्य के वन मंत्री विक्रम केसरी आरोखा ने 7 सितंबर को कहा, सबसे ज़्यादा हाथियों की मौत 93 2018 से 2019 में हुई। उसके बाद 2019 से 2020 में 82, 2020 से 2021 में 77 और इस साल अगस्त के अंत तक 30 मौतें हुई। 43 हाथी बिजली की चपेट में आ गए, 7 शिकारियों द्वारा मारे गए, 13 ट्रेन की चपेट में आए, 4 सड़क दुर्घटनाओं में और 59 अन्य दुर्घटनाओं में मारे गए। बाकी ने संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया। A total of 282 elephants died in Odisha from 2018 through August 31, 2021. The State Forest Minister Bikaram Kesari Arukha said September 7. The highest number of elephant deaths took place in 2018 to 2019, followed by 82 in 2019 to 2020, 77 in 2020 to 2021, and 30 till end of August this year. As many as 43 of the elephants were electrocuted, 7 were killed by poachers, 13 were hit by trains, 4 in road accident, and 59 died in other accidents. The rest succumbed to infection of other disease. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर साझा कर रहे हैं साथी बबीता जोशी और प्रकाश चंद। एक अध्ययन में कहा गया है कि उत्तर पश्चिमी, मध्य और दक्षिण मध्य भारत पिछले 50 वर्षों में तीव्र गर्मी के नए हॉटस्पॉट बन गए हैं। अध्ययन में 3 हीट वेव हॉटस्पॉट क्षेत्रों में प्रभावी हीट एक्शन प्लांट विकसित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। हीट वेव एक घातक स्वास्थ्य खतरे के रूप में उभरा है, जिसने हाल के दशकों में दुनिया भर के हजारों लोगों की जान ले ली है। इससे स्वास्थ्य, कृषि, अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। Northwestern Central and South Central India are the new hotspot of intense heat wave over the past 50 years, a study has said. The study also highlights the needs for developing effective heat actions plans in the 3 heat wave hotspot region with a focus on different vulnerabilities among the inhabitants. Heat waves have emerged as the deadly health hazards, claiming thousands of lives across the globe in recent decades. These have caused several impacts on health, agriculture, economy, and infrastructure. उत्तराखंड के राज्यपाल ने किसे दिया अपना इस्तीफा, बता रहे हैं साथी रोहित और प्रमोद। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपना कार्यकाल पूरा करने के 2 साल पहले 8 सितंबर 2021 को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंपा। मौर्य ने कृष्णकांत पॉल के 5 साल के कार्यकाल के अंत में 26 अगस्त 2018 को उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। उन्होंने अगस्त 2021 में राज्यपाल के रूप में अपने 3 साल पूरे कर लिए थे। Uttarakhand Governor Baby Rani Maurya resigned on 8 September, 2 years before completing her tenure. She tendered her resignation to President Ramnath Kovind. Maurya was sworn in as Governor of Uttarakhand on August 26, 2018, taking over from Krishnakant Paul at the end of his 5-year tenure. She had completed 3 years in office as the Governor in August 2021. आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए एनपीएस बुलेटिन के साथ। नमस्कार।